ये है इनसाइट विद रागा। सोचिए भीतर से। मित्रों, पॉडकास्ट इनसाइट विद रागा के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। कहते हैं पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण नहीं, एक पीढ़ी को सांस देने का काम है। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जिन्होंने 75 से अधिक वर्ष की उम्र होने के बावजूद अपने जज्बे से यह साबित कर दिया कि अगर नीयत हरियाली की हो तो पत्थर की जमीन भी पेड़ उगा देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसन्नपुरी गोस्वामी जी की, जिन्होंने जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ की पहाड़ियों को अपने बूते हरा भरा कर दिखाया। 14 वर्ष की लगातार मेहनत और हजारों औषधीय पौधे और एक ऐसी हरित क्रांति जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। तो चलिए जानते हैं कैसे एक व्यक्ति ने अपने जुनून से सूखी पहाड़ियों को जीवन का नया रंग दिया। इनसाइट विद रागा में प्रसन्नपुरी गोस्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे याद आता है मेरा बचपन, जब मैं इस पहाड़ की या तलहटियों में जब आता था तो बड़ी बंजर पहाड़ियाँ हुआ करती थी। बहुत छोटे थे हम लोग, कोई 15-20 साल के। लेकिन आज मैं इतने वर्षों बाद देखता हूँ तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे माउंट की पहाड़ियों में आ गया हूँ। इतना हरा लकदक पहाड़ियाँ आपने बना दी है। आखिर आपके मन में ये ऐसे विचार आया कैसे कि मैं इन पहाड़ियों को इतना हरा भरा बनाऊँ? ये तो क्या है कि मेरे बचपन का एक ड्रीम था, सपना था। जब छोटे थे तब छत के ऊपर सो रहे थे, पहाड़ बिल्कुल सामने दिखते थे, तो ये सोचा था अगर ये हरी भरी हो जाए तो कितना सुंदर रहेगा, और आने वाले पर्यटक जो घूमने के लिए आते हैं किले को देखने के लिए, उनकी आंखों को भी एक सुकून मिलेगा और ठंडी ठंडी हवा आएगी। तो वो एक सपना, बचपन का दिखा हुआ सपना जो था, वो समय आने पर वो दिमाग में कहीं एक सुसुप्त अवस्था में था, जब एक पूरी तरह से जब आर्थिक दृष्टि आत्मनिर्भरता की ओर चल रहा था, तब देखा अब थोड़ी व्यवस्था अच्छी है, घर की भी अच्छी है, मैं भी नौकरी में भी हूँ, अब मैं ये इस पहाड़ियों को हरा भरा कर सकता हूँ। आप जब स्कूल शिक्षा में थे, आप प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। हाँ। लेकिन आपने जब ये काम शुरू किया था तो बहुत पहले की बात है, मेरे ख्याल से कब किया था? 1985-84 में आपने हाँ, काम शुरू 85 में किया, और उसमें एक दो पेड़ लगे। उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग महिला बाग सीनियर हायर सेकेंडरी हुई, तो उसमें क्या था, 12 महीना स्कूल का टाइम पीरियड जो था वो सवेरे का था, और जो 12:30 छुट्टी हो जाती, स्कूल से आते खाना खाया, खाना खाते वो लगिया हथौड़ी और एक बाल्टी लेके पहाड़ों पर चढ़ जाता। और यहाँ पर मैंने पहला पेड़ जो है उधर एक लगाया था जिंजेरी का। मतलब आपने जब ये काम शुरू किया होगा तब एक भी पेड़ नहीं था यहाँ? बिल्कुल, ये 2-4 पेड़ झूली फ्लोरा के थे, देसी बाउलिया के। तो इस देसी बाउली बबूल को मैंने हटाया, रिमूव किया। रिमूव करने के बाद उसी के खड्डे के अंदर ये लगाया। इसके बाद मैंने इस पहाड़ के नेचर को देखा। मैंने कहा यहाँ पानी है नहीं, मिट्टी है नहीं, तो पौधे लगें कैसे? तो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि अध्ययन करके मैंने देखा कि इस पहाड़ के अंदर, क्योंकि ये ज्वालामुखी के लावे से बना हुआ है, 75 करोड़ साल पुराना है ये, परंतु इसके अंदर जो लावे की वजह से जगह जगह जो उसके अंदर क्रैक्स बने हुए हैं, दरारें हैं, इन दरारों के अंदर अगर खोद करके हटा करके खड्डा बना करके मिट्टी डाल देंगे और पौधा लगा देंगे, जो जो पानी देंगे, जो जड़ वो उसके दरार के सारे नीचे बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से मैंने इन दरारों को ढूंढ करके उनको हथौड़े और टांकी से धीरे धीरे करके बाहर निकाला, और बाहर से मिट्टी लिफ्ट करके ताकि अंदर भरी और पेड़ लगाया। पहला पेड़ लगा, आसानी से बढ़ गया। तो पानी की समस्या थी, इस समस्या से निजात पाने के लिए मैंने प्याऊ के ऊपर लोचन जी महाराज बैठते थे, गौड़ साहब, तो वो भी पानी लोगों आना जाने वाले लोगों को पानी पिलाते थे। तो वहाँ से आधी बाल्टी लेकर के आकर के उन पौधों को एक घूंट पिला करके उन पौधों को बड़ा किया। बाद में जब पानी की लाइनें इधर से निकली तो पानी की लाइनों के अंदर लीकेज थे, तो लीकेज का जो पानी था उसको मैंने पहाड़ के खड्डों में इकट्ठा करके फिर डब्बा करके उनको पा करके बड़ा किया। तो जो पेट बढ़ता गया, जो मेरा हौसला बढ़ता गया, और आज 40 सालों के अंदर देखें थी पूरा ये कितने हेक्टर में पूरा बसा होगा? पूरा जो आपने हरियाली से आच्छादित जो आपने गार्डन बना दिया है, ये कितने एकड़ में? ये अभी ये जो कम से कम 22 हेक्टर का ये इलाका है, ये 3 फेजेस के अंदर बटा हुआ है, और चौथा फेज जो है वो मैंने सिंगोड़ा बारीक बार हॉर्सलैंड के ऊपर वन भूमि पर किया है, वो 7 हेक्टर का एरिया है। क्योंकि मुझे पता था कि 2008 में रिटायरमेंट हो गया, तो मैंने सोचा अभी तक अपने पास 10-15 साल काम करने की और ताकत है। तो मैंने वो वन विभाग से बातचीत करके अनुमति ले ली कि आपको पेड़ लगाने की अनुमति दी जाती है, और एक प्रोजेक्ट बना करके राजस्थान के मुख्यमंत्री को भेजा। उन्होंने मेडिसिनल बोर्ड से 25 लाख रुपया
स्वीकृत करवाए, वो पैसे मैंने नहीं लिए, वो मैंने वन विभाग को दिलवाए और कहा जो मेरा ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अनुसार यहाँ प्लांटेशन मैं करूँगा, आप ये काम जो है मेरी देख रेख के अंदर मेरी योजना अनुसार कराएंगे। तो फिर मैंने और मेहरानगढ़ की सहायता से मैंने ये पूरा वो एरिया जो है वहाँ पर औषधियों के पौधे लगाए और सबसे पहले जूली फ्लोरा जो था, ये देसी बबूलिया बबूल, उसको मैं रिमूव किया। उसी के खड्डों के अंदर बाहर से मिट्टी लिफ्ट करके ये प्लांटेशन किया। वहाँ पर मैंने चेक डैम बनवाए, 30 चेक डैम बनवाए और 500 मीटर से ज़्यादा कैंपा के अंदर दीवार बनाई। एकदम इस इलाके में है? हाँ, उस इलाके के अंदर हर्बल पार्क के अंदर, हाँ, वहाँ करवाए। यहाँ पर भी बाद में ये हमारे एक कलेक्टर साहब थे, सुनील अरोड़ा साहब, वो जब भी आए तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा सर प्रशासन अगर हेल्प दे तो इस एरिया को और आगे बढ़ा सकता हूँ, और मेरे गाय की ये समस्या आती है लावारिस जानवरों की, तो इसके तारबंदी हो जाए, एक छोटा सा हौद बन जाए। तो उन्होंने 30 जिला 30 काम के अंतर्गत है जो 28 लाख रुपए स्वीकृत किए, वो पैसे नगर निगम को दिलवाए और नगर निगम की हेल्प से मैंने ये चेक डैम है, ये हौद पानी के बड़े बड़े हौद है और ये तारबंदी है, ये सब करवाए। और इतना मैं आपको एक और बता दूँ, जब एक बार 87 के अंदर या इसके आसपास ये गुलाब सागर खाली हुआ था, तो उसकी मिट्टी जा रही थी, तो वो मैं नगर निगम के प्रशासक से मिल करके 4-5 ट्रैक्टर वो मिट्टी, चिकनी मिट्टी डलवाई। उससे भी क्या है, वो ताकतवर मिट्टी थी, सैकड़ों वर्षों की मिट्टी वो कलेक्ट की हुई थी और पहाड़ों का पूरा कस था, उससे ये पौधे तेज़ी से बढ़े। और उसके बाद जो बाप जी ने ये रानीसर पद्म सर खाली करवाया, तो उसकी मिट्टी जो थी वो हमने भी यहाँ डलवाई। तो इस तरह से मिट्टी की सहायता मिली, जिला प्रशासन से सहयोग मिला, मंडोर मंडी मुख्य व्यापार संघ से सहयोग मिला, आम जनता का सहयोग मिला। पर प्रारंभ के अंदर तो लेकिन आपको ये लगा होगा कि तलहटियों में जब आपने पौधे लगाए होंगे कई बार ये जल भी गए होंगे, क्योंकि इसमें पौधे तो पनपना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आपने बताया कि कभी यहाँ ज्वालामुखी फटते थे और उसका लावा इन पहाड़ों से, जैसे बताते कई क्रैक्स है इनके अंदर, और क्रैक्स के अंदर जब पौधों की जड़ें जाती है तो वो उसे जिंदा करती है। ऐसा कुछ आप बता रहे हैं। ये किसी भूगर्भीय शास्त्री से आपने? नहीं, मैं तो यही देखा, मैं कोई ये दरार है, दिन को गर्मी पड़ती है, रात को सर्दी पड़ती है, दिन को ये पहाड़ गर्मी से फैलता है, रात को सिकुड़ता है। ये फैलने सिकुड़ने से ये दरार और गहरी होती जाती है, और जब मिट्टी अंदर जाएगी, पानी जाएगा, तो पानी के साथ साथ जो पानी नीचे उतरेगा दरार के अंदर, त्यों जड़ जाती है, और जड़ जो है अपने पानी लेने के जो गहरी जाएगी और उसके बाद वो जो फूलेगी तो पहाड़ को अपना आप ही चौड़ा करती जाएगी। आप देखकर तो बता सकता हूँ मैं किस तरह से जड़ ने पहाड़ को तोड़ा है, कि जड़ों में भी वो अपना एक रसायन छोड़ती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताओ कि जैसे किस तरह के पौधे यहाँ जल्दी पनपते हैं? यहाँ तो जो ट्रेडिशनल पौधे हैं, जो यहाँ के परंपरागत जो पौधे हैं, नीम है, इसके अंदर कुम्भट है, कैर है, ये अपने ये जो पलास है, रेगिस्तानी, हाँ, धोक है, ये आसानी से हो सकते हैं। या तो मैं कुछ फूलों पौधे इसलिए लगाए कि पर्यटक आते हैं तो सड़क के किनारे उनको ये सुंदर पौधे दिखते रहें, इसलिए मैंने कुछ फलों के फूलों के लगाए। बाकी तो ज़्यादातर मेरा जोर जो रहा यहाँ का जो ट्रेडिशनल पौधा है, जो यहाँ का परंपरागत वनस्पति, उसी को किया, क्यों उसके अंदर यहाँ की गर्मी सर्दी सबको सहन करने की क्षमता है, उसको भूख प्यास गर्मी सब वो सहन कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वंशानुगत गुण है। सदियों से वो इस एरिया के अंदर जमे हुए थे, जो कि यहाँ के थानापति है। तो इस तरह से ज़्यादा जोर मेरा जो है स्थानीय वनस्पति जो ट्रेडिशनल प्लांट है उनके ऊपर रहा। क्या कभी ऐसा लगा कि आप अकेले अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ? क्या युवा जुड़े आपके साथ इस तरह के काम में? प्रारंभ के अंदर हमारे मोहल्ले के कुछ युवा जुड़े थे और कुछ लोग इस आधार के लिए जुड़े कि मार साहब पेड़ तो क्या लगा, पेड़ का नाम ले रहे हैं, थोड़े दिन में ये जमीन रोक लेंगे, कि उस समय ये अतिक्रमणों का दौर चलता था 87, 86। लोगों को ये शक था हाँ, कि ये प्लॉट रोकेंगे तो उनके साथ जुड़ जाओ तो एक प्लॉट अपने को हाथ आ जाएगा। तो धीरे धीरे जब उन्होंने देखा हमारे साथ प्लॉट तो कर नहीं रहे, तो पेड़ों को बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने मेरी आलोचना भी करनी शुरू कर दी, तरह तरह की फप्तियाँ कसनी शुरू कर दी। और यहाँ तक कि एक रात को तो मेरे लगाए हुए 200 पौधे जो थे उन्होंने उखाड़ करके डाल दिए, छोटे पौधे। हालांकि मैंने हिम्मत नहीं हारी और मेरी स्कूल के बच्चों को लेकर आया, ला करके जब उखाड़ के डाले वही वापस मैंने रोप दिए। तो प्रकृति ने मेरा साथ दिया, पेड़ों ने मेरा साथ दिया और वो पौधे पुनः हरे भरे हो गए
तो इस तरह से समस्या के पानी की समस्या आती है। अच्छे काम में संकट आते हैं, बिल्कुल व्यवधान खड़े किए जाते हैं, लेकिन ये तो आपकी हिम्मत की बात है कि आप हारे नहीं। मैं तो अभी भी बड़ा हैरान हूँ, मैं बार बार इस पहाड़ी की ओर देखता हूँ कि कैसे आपने ये प्रयास शुरू किया होगा, क्योंकि मेरे देखी हुई पहाड़ियाँ मैं बोल नहीं सकता हूँ कि बिल्कुल बंजर हुआ। हम यहाँ बैठा करते थे हमारे मित्रों के साथ, बहुत छोटे थे, 20-22 साल 18 साल के होंगे, लेकिन आज इतना अजब, इसमें खास तौर से मैं देख रहा हूँ कि आपने नीम, सरेस, इस तरह के पौधे बहुत लगाए हैं। हाँ वो है, ये जाड़ है, इसके अंदर ये गुंदी है, तो ये पौधे क्या यहाँ के परंपरागत पौधे हैं, तो इनको पानी कभी मिल जाए नहीं मिल जाए तो भी वो जिंदा रह जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर शक्ति, गर्मी सहन कर सकते हैं, सर्दी सहन कर सकते हैं, प्यास सहन कर सकते हैं। इस तरह से ये एक प्रकार से आसानी से लगने वाले हो जाएंगे। कि ऐसा अपना मारवाड़ी कहावत है कि खोड़ा थी बेटो, वो है आनंद करने वाला, जिससे उसके ऐसा आराम के अंदर कमी पड़ती है तो वो घर छोड़ के चला जाता है। तो उसी तरह से हम प्रवासी पौधे ला के लगाएंगे तो उसको जो भी पानी की वगैरह की कमी पड़ेगी तो मर जाएगा। तो आज जो स्थानीय पौधे, मेरा तो यही मानना है कि जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ, बड़ा दुख होता है कि कॉर्निकोर्पस के पौधे लगाए जा रहे हैं। ये एक प्रकार का जहर है और ये अस्थमा की बीमारी फैलाने वाला है। इसके साल में 2 और 3 बार फ्लावरिंग करता है और उसका जो परागण है वो लोगों के अंदर अस्थमा की बीमारी फैलाएगा। परंतु चूँकि ये पेड़ हरा भरा है, कम पानी के अंदर हो जाता है, कठोर परिस्थिति के अंदर रह जाता है, पर इतना पानी का चोर है, अगर आपके हौद के पास, तालाब के पास खड़ा है, उसका पानी सूखा देगा। ये जो दक्षिण राजस्थान के अंदर डूंगरपुर के अंदर गैप सागर झील के आसपास लगाए और देखा कि गैप सागर की झील तो खाली हो गई, तो अब सरकार ने उन पौधों को हटवाया। और इसी तरह से इस पेड़ के ऊपर जो है बैन लगा हुआ है गुजरात के अंदर, तेलंगाना के अंदर और इसके अंदर आंध्रा के अंदर इस पर प्रतिबंध है पूरा कि ये कोई पौधा नहीं लगाएंगे। परंतु हमारे राजस्थान सरकार या जोधपुर के ये क्या पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, इतना विरोध करने के बावजूद भी एक कॉर्निकोर्पस लग रहे हैं। हर अच्छे काम के साथ कुछ चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। मैं ये सोच रहा था कि आपको चूँकि पौधे लगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मिट्टी की, वो आपने बताया कि मैंने रानीसर, पदम सर और इनसे ली, गुलाब सागर खाली हुआ था तब लिया था। इसके बाद होती खाद की, इसके बाद होती पानी, खास तौर से पानी की। ये जरूरत है आप कैसे पूरी करते हो? ये पानी की तो मैंने आप बताया कि एक छोटा सा कनेक्शन कलेक्टर साहब के कहने से मेरे को मिल गया, तो उससे आपका पूरा काम? हाँ, उसे ड्रिपिंग सिस्टम शुरू कर दिया। एक एक बूंद पानी गिरती रहे, कैसे वो पौधे सर्वाइव हो जाते हैं। और खाद के लिए मैंने किया कि साल में 2 और पेड़ पत्ते झाड़ते हैं, उन पत्तों को एक गड्ढे के अंदर डंप कर देते हैं और साल भर बाद उसको खोद कर निकाल के छान लेते हैं, तो पत्ती की ठंडी खाद है वो इनके अंदर काम आ जाती है। तो पैसा किसी प्रकार का खर्च नहीं करना पड़ता, तेरा तुझको अर्पण, इसी भावना पर इसको हमने आगे बढ़ाया। क्योंकि इतना हेक्टेयर में आप बता रहे हो, 20, 25, 27 हेक्टेयर में बता रहे हो, तो इसमें आप अकेले, आपके साथ कितना स्टाफ है जो इसकी देख रेख करता है? नहीं, इसके अंदर ये एक मैं दूसरे का बात भी की, महाराजा साहब की तारीफ करना, ये मेहरानगढ़ प्रशासन, हाँ मेहरानगढ़ की म्यूजियम ट्रस्ट की और गिर सिंह जी की मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि उनकी कृपा से ही ये आज ग्रीन बेल्ट दिखा। अच्छा, वो पूरा सहयोग करते हैं? हैं? पूरा उनका सहयोग मिलता है। 4 आदमी जो है उनको लेबर को इन्हीं की तरफ से पेमेंट किया जाता है। बाकी मेरे अकेला क्या करता है, एक अकेला चना बाढ़ नहीं पहुँच सकता। 4 लेबर आपके साथ लगी? मेरे साथ लगी। वो बागवानी का काम करती है? वो खड्डे खोदने का है। आपके निर्देशन? हाँ, जैसे मैं बता दूं, इस तरह खड्डे खोदने हैं भाई, इसके अंदर इस तरह की मिट्टी देनी है, इतनी खाद देनी है, इस तरह के पौधों की जो प्रूनिंग करनी है, ये सारा काम वो 4 लेबर करती है। जो 4 एरिया के अंदर हमारा जो बटा हुआ है ये सब काम होता है। तो इसके अंदर बाप जी का सबसे बड़ा सहयोग है। और ये अब क्या है कि पर्यटन की दृष्टि से बड़ा अच्छा एरिया बन गया है। आज 130 तरह की जो वनस्पति हैं, तो बाहर से जो स्कूलों के बॉटनी के जो बच्चे हैं वो आते हैं देखने के लिए। हर्बल पार्क के अंदर जो मैंने मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं उनको देखने के लिए मेडिकल आयुर्वेद विश्वविद्यालय के छात्र आते हैं। अभी 50 वेदों का एक पूरा समूह आया, आकर के उन्होंने देखा वो पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। और एक मेरे फेसबुक के ऊपर जुड़े थे जयदीप बढ़िया नाम के बॉटनिस्ट, तो उन्होंने बताया कि हमारे कच्छ के अंदर एक मीठी गूगल होती है जो अब रेड डाटा बुक का हिस्सा बनने जा रही है और ये अब ख़त्म हो रहा है। तो मैंने कहा ऐसा है तो कुछ कटिंग मेरे को भेज दो, तो मैं भी उनको सर्वाइव कर दूंगा और हमारे एरिया में इसको इंट्रोड्यूस कर। मेरे पास 3 तरह के गूगल हैं, देसी गूगल अलग है, हाइब्रिड अलग है और ये मीठी गूगल है। तो उन्होंने 11 कटिंग भेजी, वो 11 कटिंग मैंने थैलियों में लगाई, तैयार हो गए और 11 मैंने वहाँ प्लांट
जो 8-10 प्लांट करिए, बाकी गमलों के अंदर पड़े हैं। तो इस तरह से वो तेज़ी से बढ़ेगी। तो रेड डाटा बुक से जो पौधे में नाम लिखे आया था उसको हमने बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। और आयुर्वेद यूनिवर्सिटी भी कहा आप भी एक पौधा ले जाओ और उसको आगे बढ़ाओ। अच्छा, विश्वविद्यालय के जो बच्चे आप बता रहे हो, आयुर्वेद के भी आ रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है जब वो इस तरह का गार्डन हरियाली से आच्छादित और अलग अलग हर्बल की चीजें देखते हैं? तो वो क्या, उनका क्या प्रतिक्रिया रहती है? उनकी ये थी कि इस पहाड़ के अंदर इतना शानदार पेड़ लगाना। हाँ, क्योंकि उन्होंने तो गार्डन में देखा है, उन्होंने वो बगीचे देखे, उपवन देखे, तो ये इस तरह का उनको बड़ा आश्चर्य होता है। और साथ वो कहते हैं हमारे यहाँ पर भी पौधे हैं, पर ये आपके यहाँ पर इतने हेल्दी पौधे हैं, पता नहीं आप उसको क्या खिलाते। मैंने कहा मैं च्यवनप्राश खिलाता हूँ उनको, इसलिए इतने हेल्दी है। और क्या भाई पौधे भी आत्मीयता देखते हैं। पौधे, मैं कहा पौधे खुद खुश होते हैं, उसकी सेवा करने वाले को देखते हैं तो सरसराहट करते हैं। आपके दिमाग में कितने तनाव है, आप पेड़ के नीचे बैठ जाओ तो आपका सारा तनाव वो पौधे रिलीज कर लेते हैं और आप एकदम हल्का सा महसूस करते हैं। तो ये बोल नहीं सकते, परंतु आपकी भावनाओं को ये पहचानते हैं, अच्छे बुरे को पहचानते हैं। अगर आप कुल्हाड़ी लेकर के पास जाओगे तो पौधा खुद कांप जाएगा। तो इस तरह से पौधों के जीव है। हाँ, जीव है, उनके अंदर एक अनुभूति है, पर वो शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते, परंतु वो सिम्टम के द्वारा बता सकते। ये साधु संत कहते थे कि आप पौधों से प्रेम करिए, पौधे आपसे प्रेम करें। बिल्कुल। और यही वजह है कि पेड़ों की छांव में बैठने से जो सुकून मिलता है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है और आपका ऑरा अच्छा होता है। मैं एक बात और मुझे पता लगी थी कि आपने अपने बच्चे को इन्हीं पौधों के आसपास काम करते हुए खोया, क्या कारण रहा? कारण ये रहा साहब कि मेरी प्रिंसिपल का जो प्रमोशन हो गया और मेरी पोस्टिंग हो गई थी जाड़ोर के अंदर, सांचौर के अंदर। तो मैं हर शनिवार को आता था, सोमवार को जाता था। बच्चे को मैंने कहा इसके अंदर आप दवाई स्प्रे मत करना। हाँ, क्योंकि कुछ पौधे तो वो बाल मंथान उसने देखा, उस पौधे को जलते हुए बीमारी से देख नहीं सकता था, तो उसने मेरे मना करने के बावजूद भी वो पौधे के ऊपर उसने हवा के अगेंस्ट खड़ा होकर उसने स्प्रे किया और वो दवाई उसके नाक के अंदर चलती जाती गई और उसको इतना अनुभव था नहीं। तो इस कारण से यहीं बेहोश हो गया। यहाँ से उसको वापस हॉस्पिटल ले गए और 3 दिन के अंदर उसकी डेथ हो गई। वैसे 28 साल का वो था, परंतु ये कब की बात होगी? ये 2005 की बात है। जब तो एक बार मेरा मन तो उछट गया कि यार इतना काम किया, बच्चे को खो दिया तो क्या मिला तेरे को। फिर एक दूसरा एक थॉट उसी क्षण आया कि भाई तूने एक बच्चा खोया, ये हज़ारों बच्चे तूने खड़े कर दिए, इनको कौन देखेगा। तो मैंने वापिस काम को करने के लिए जो मन के अंदर एक अलगाव आया था वो ख़त्म हुआ और मैं आज ही इन पौधों के अंदर मैं मेरे बच्चे की जो है छवि देखता हूँ कि कहीं न कहीं इन बच्चों की आत्मा इसी के अंदर घूम रही है। मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा है कि आपने बच्चा खोया, लेकिन आप ये मानते हैं कि इतने पौधे खड़े हैं वो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे। तो आपने एक बच्चे की जगह कई बच्चे पाए और आप उन बच्चों को इसी तरह पाल रहे हैं जैसे आपने अपने बच्चे को पाला होगा। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बार आगे की जो चीज़ दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि आज आप 77 साल के हैं, आप शतायु हों, आप शतायु से भी अधिक हों, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक पीढ़ी आपके साथ और जुड़ना बहुत ज़रूरी है जो इसको संभालेगी आगे। क्योंकि आज अभी ये पहाड़ी हरी भरी आने वाला समय कैसा आता है पता नहीं, क्योंकि अगर आप इनकी सेवा नहीं करेंगे तो उजड़ जाएगी, ये फिर से उसी परिस्थिति में आ जाएगी। तो क्या कभी ऐसा सोचा है कि मैं एक नई टीम तैयार करूं जो इसको आगे संभाले? अब क्या है साहब, आजकल के फास्ट फूड कल्चर आ गई है। फास्ट फूड कल्चर में क्या, आपको भूख लगी तुरंत आपने 2 स्लाइस लिए, मिर्ची बड़ा दबाया खा लिया, आपकी भूख खत्म हो गई। तो आज जो प्लांटेशन कर रहे हैं वो केवल मात्र फेसबुक के ऊपर फोटो शेयर करने के लिए कर रहे हैं, इसके बाद क्या है बस कुछ नहीं। तो मैंने ये जो किया इसके लिए ये सोच करके किया कि ये जिंदा रहेंगे, लोगों को कुछ को तो प्रेरणा मिलेगी। अरे लगाएंगे नहीं तो काटेंगे तो नहीं, ये भावना डबल होगी। और ये एरिया मेहरानगढ़ का है तो मेहरानगढ़ को अपने पर्यटन का विकास करने के लिए, इसका सौंदर्यीकरण करने के लिए इसको अपना आप उसकी जो है वो देखभाल करेंगे। तो ये मेहरानगढ़ अपना आप उसको देखेगा। और हर्बल पार्क जो फॉरेस्ट लैंड है, वन विभाग की है, तो अपन वन विभाग को हैंड ओवर कर देंगे तो वो क्या वन विभाग उसको देखेगा। तो आम आदमी को जोड़ता हूँ, पर वो क्या है कि ज़्यादा लंबे समय तक जुड़ते नहीं हैं। क्यों? दूसरा उनके भी बहुत काम है। और भी मेरे तो क्या था, सरकारी नौकरी थी। आज के जीवन के अंदर हर आदमी के कई प्रकार की समस्या है, फिर भी बच्चों को मैं जोड़ता हूँ, लाता हूँ, उनको दिखाता हूँ, उनके अंदर इस प्रकार की भावना भरता हूँ कि ताकि वो पेड़ों के प्रति उनका एक लगाव हो, रुझान हो। और
जो मैं बता रहा हूँ हर्बल पार्क जो मैंने लगाया, ये पूरा ग्रीन बेल्ट बना, इससे वाइल्ड लाइफ आई, यहाँ की जो इकोसिस्टम है वो एकदम परिवर्तित हो गया। और वहाँ पर इन पूरे एरिया के अंदर 210 तरह की बर्ड्स आनी शुरू हुई है। और मेरा लड़का है जो डेजर्ट प्लांट का अच्छा जानकार है, छोटे वाला बच्चा, वो मेहरानगढ़ के अंदर इस डेजर्ट रॉक पार्क को अंदर सुपरवाइजर के रूप में काम करता है। तो उसने पूरे डाटा रखा है अपने कंप्यूटर के अंदर कि कौन सी बर्ड कब आई, कितने दिन तक यहाँ ठहरी और चली गई, और अगली साल उसी समय वो आई है। तो इस तरह से उनका पूरा डाटा हमारे पास। तो ये मानो कि एक बच्चा आपने दिया, उसके बाद आपको पक्षियों का परिवार मिला, आपको पौधों का परिवार मिला। बिल्कुल। और मेरे आप कितना समय यहाँ रोज देते होंगे? मैं यहाँ कम से कम अब रिटायरमेंट के बाद 3 बार यहाँ आता हूँ। हाँ, सुबह 6 बजे आता हूँ, जिसका 8 बजे निकल जाता हूँ। उसके बाद 9:30 10 बजे फिर आता हूँ, जिसका 12 बजे जाता हूँ, और शाम को फिर 4 बजे आता हूँ, 6 बजे आता हूँ। आपका घर कितनी दूर है? मेरा यहाँ से मेरे स्कूटर के ऊपर 1-2 मिनट के अंदर आ जाता हूँ। 1.5 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर यहाँ से रास्ता है मेरे घर का। अच्छा, मैंने यह देखा है कि आपकी तलहटी में जब पौधे लग रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्व भी यहाँ घुस आते हैं। क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कुछ शराब पीने वाले, तो आखिर ये कैसे यहाँ प्रवेश कर जाते हैं? क्यों नहीं इन पे रोक लगनी चाहिए? अब उनके ऊपर ये हिसाब के मेहरानगढ़ को हमने कई बार रिक्वेस्ट की, बेचारे भगाते भी है, पर क्या अब जमाना आप जानते हो कैसा हो गया। इतनी शानदार ये रावजोधा मार्ग बना हुआ, जिसके अंदर बिल्कुल डिवाइडर के अंदर हमने प्लांटेशन करके इसको भी एक सौंदर्यीकरण इसका कर दिया। परंतु आज की युवा पीढ़ी पता नहीं किस तरह से नशे की आदी हो गई है, जो इसको छोड़ नहीं सकती। तो आप किस से आप झगड़े हैं? मैं तो ये शुक्र मनाता हूँ, चलो ये पी कर के बोतल ये रख के चले गए, फोड़ के तो नहीं गए, या पेड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाया। बस यही है, आप कर क्या सकते हैं? इसका कोई प्रशासन भी कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है, कर सकता है युवा पीढ़ी का। एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था, जैसे कि मुझे पता है कि आपको कभी पुरस्कारों की चाह नहीं रही, आप हमेशा आपने निस्वार्थी यहाँ पे काम किया है, फिर भी मुझे लगता है कि कोई पुरस्कार, हर पुरस्कार छोटा है आपके इस काम के सामने, आपको कुछ भी दिया जाए, फिर भी अब तक आपको किस सरकार के या राष्ट्रीय लेवल पर कोई पुरस्कार मिला? राष्ट्रीय लेवल पर तो मैं भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक का एक पुरस्कार मिला है, और नेशनल स्टेट लेवल के ऊपर तो मेरे जो अमृता देवी, मेरे को अमृता देवी पुरस्कार, वृक्षवर्धक पुरस्कार, और ये राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण का पहला पुरस्कार, ये पुरस्कार दिए हुए हैं, और जिला प्रशासन ने 2-3 बार। हालांकि मैं आपसे पुरस्कार के बारे में बात ही नहीं करना चाहता था। तो ये तो क्या दिए, तो मैंने तो कभी कोई फाइल बना करके उनको भेजी नहीं, अपना आप ही नाम पता नहीं कौन भेजता है, ले आता है। इस तरह से कई संस्थाओं ने 100-150 संस्थाओं ने दिए हैं, और 4-5 मेरे को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिले हैं। पर पुरस्कार कोई वक्त नहीं रखता, ये रखता है कि आज एक पेड़ जो लगा है वो बढ़ रहा है, हंस रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है, फ्रूटिंग कर रहा है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। और यहाँ से निकलने वाला अगर आदमी कहता है कि मार साहब ने, वाह मार साहब ने कितना अच्छा हरा भरा पेड़ इस एरिया को खोल दिया, वो मेरे लिए पद्मश्री से बढ़ कर गए। बस ये है, आम आदमी जो उस काम की सराहना कर दे, वो मेरे लिए सब पुरस्कारों से बढ़ के पुरस्कार है। मेरा ये मानना है कि आपका काम वाकई सराहनीय है, फिर भी अब जब काम सराहनीय है, तो अब आपकी वृद्धावस्था को देखते हुए लोगों को आपके सहयोग के लिए आगे आना चाहिए, या मदद करना चाहिए, या असामाजिक गतिविधियों को रोकना चाहिए, या और तारबंदी को महत्व देना चाहिए, वरना ये लगे लगाए पौधे खराब हो जाएंगे। ऐसे में आप क्या अपील जोधपुर के लोगों से करना चाहते हैं? मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई इस तरह के जो शानदार जो पर्यावरण संरक्षण के, वृक्षारोपण के एरिए हैं, उनको आप गोद लें, नहीं कि एक पेड़ गोद लें। आप सुबह शाम जाओ तो आपको जो समय इसके अंदर नशाबाजी में कर रहे हो, उससे ज़्यादा सुकून आपको उसके अंदर मिलेगा। नशा तो आपको 2 घंटे बाद उतर जाएगा, पीने के 2 घंटे बाद उतर जाएगा, परंतु ये जो नशा है, ग्रीनरी का जो नशा है, वो 24 ही घंटा आपको मस्त किए रहेगा, और आपके फेफड़े मजबूत होंगे। मैं आप बताता हूँ, आज मेरी एज के अंदर भी आज मैं जब ये अनुलोम प्रतिलोम करता हूँ, तो कम से कम 1-1.5 मिनट तक मैं अपना इस सांस को रोक लेता हूँ। तो इस तरह से इस हरियाली से, इस ऑक्सीजन प्राणवायु से मेरे फेफड़े इतने मजबूत है कि कोरोना काल के अंदर मेरे कुछ नहीं हुआ, और मैं बराबर यहाँ आता कर्फ्यू के पास बना दिया मेरे को कलेक्टर ने, तो आकर पेड़ों की सेवा करता था, पानी पिलाता था। तो आज पेड़ों का महत्व है कि ये जोधपुर के आसपास की पहाड़ियाँ अगर इसी तरह से कोई गोद ले लेकर के करे तो बढ़िया। क्यों कि ये गर्म पहाड़ियाँ होती है, तो जोधपुर को एक हॉट प्लेट के लिए रूप में करती है, शहर को गर्म करती है। पहाड़ियाँ वगैरह बहुत सारी है ऐसी पहाड़ियाँ, और हरा भरा होगा तो ये जोधपुर के लिए एक लंग्स का काम करेगी, ये फेफड़े का काम करेगी। इसलिए हरियाली होगी
तो क्या है, ये शहर को ठंडा भी रखेगी और यहाँ के जो ये प्रदूषण जो फैल रहा है उस प्रदूषण को भी रोकने का काम करेगी। तो इस तरह से वृक्षारोपण करना सबसे बड़ा एक पुनीत काम है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना रह गया था कि हर्बल गार्डन करीब 6 हेक्टर या 7 हेक्टर 7 हेक्टर में आपने, तो वहाँ किस तरह की औषधियाँ आपने लगाई होंगी और शुरुआत कैसे की होगी उस हर्बल गार्डन? वो हर्बल एरिया जो क्या वन भूमि है और चिंगोड़ाबाई से लगा, वो एक अतिक्रमणकारियों के लिए एक एंट्री पॉइंट था। वो एंट्री पॉइंट था, तो यहाँ से होकर के अतिक्रमणकारी उस वन भूमि के ऊपर कब्जा कर सकते थे। तो मैंने उस अतिक्रमण को रोकने के लिए वन भूमि पर, और दूसरा ये अपना जो परकोटे को नुकसान होने से बचाने के लिए, और रानीसर पद्मसर की नहरों को जिन पर अतिक्रमण हो रहा टूट रही थी उनको बचाने के लिए ये प्लान बनाया, योजना बनाई, और प्रशासन से मिला और वन विभाग से मिला। और वन विभाग ने, जो मेरे काम को पिछले 35 साल से जान रहे हैं, तो यहाँ पर तो कई जो प्री CC अभी वहाँ आकर यहाँ प्लांटेशन करके गए हैं, तो उनको पता था काम कैसा है, तो उन्होंने ये ज़मीन अलॉट कर दी। और ये यहाँ पर मैंने जो औषधियों के पौधे, एक तो वो जो ट्रेडिशनल अपना आप उगते हैं, यहाँ की परंपरागत वनस्पति है, जैसे यहाँ वज्रदंती है अपना आप उग रही है, या पीलवान है जो जलजमनी कहते हैं वो भी अपना पा रही है, कैर है तो अपना पा रही है, ये भी मेडिसिन है। तो ये जो मेडिसिनल प्लांट हैं जिनके अंदर जो औषधीय क्षमता है, गुण, ये जो गूगल जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल ही रेयर श्रेणी में आ गया। अभी मैंने कम से कम 100 गूगल के पेड़ वहाँ लगाए ताकि ये वनस्पति ख़त्म नहीं हो, ये चलता रहे। तो इसके अंदर और इस तरह से कुल मिला के 50-60 तरह के वहाँ पर जो है औषधियों के पौधे लगाए। वैरायटी पौधों की संख्या तो ज़्यादा है, पर इतनी किस्म के पौधे लगाए। साथ ही 75 तरह की ग्रासेज है, घासें तरह तरह की, जिनके नाम भी आज मारवाड़ी में जान, तो वो मैं बॉटनी का स्टूडेंट तो रहा नहीं, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी रहा। जैसे मखाना घास है, कोई लापड़ी घास है, कोई झेड़ना घास है, कोई कांगिया घास है, कोई चिड़िया दाना घास है। तो इस तरह की अनेकों घासें सुरक्षित, ज़मीन सुरक्षित होते ही जो ज़मीन के अंदर जो बीज पड़ा हुआ था सुसुप्त अवस्था में, वो सुरक्षा और पानी मिलने से पुनः उपज कर आ गया। क्योंकि ये ऐसे हमारी मारवाड़ की कहावत है कि धरती बीज गंवावे नहीं। धरती को आपने जो बीज सौंप दिया वो सुरक्षित रखेगी, तो और जो परिस्थितियाँ मिलेगी, परिस्थिति आते ही आप जो है बिल्कुल वो अपना रूप दिखा देगी और धरती को संवारने का प्रयास करेगी। मुझे आपके साथ बहुत सारी बात करने की इच्छा थी, और मैं तो कह रहा हूँ कि जोधपुर को एक प्रसन्न गोस्वामी नहीं, कई सारे प्रसन्न गोस्वामियों की ज़रूरत है। और क्योंकि ये तो एक पहाड़ी है जो मेहरानगढ़ की छाँव में आती है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जोधपुर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इतनी ऐतिहासिक जगह है। अब क्यों नहीं बॉटनी के स्टूडेंट आके या आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आकर यहाँ देखें, हर्बल गार्डन को देखें और वहाँ ये नया प्रयोग करें। आप अपनी कॉलेज में रहते हुए काम करें, इसकी बजाय यहाँ है आपसे शिक्षा लें, आपसे सीखें कि किस तरह आपने किया है। तो मैं समझता हूँ जोधपुर का बहुत बड़ा काम हो सकता है। और कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे माता के थान पर जो सुभाष गहलोत बहुत अच्छा काम करे, पहाड़ी को बहुत शानदार उन्होंने फलों का उद्यान वो लगाए हैं, वो भी कम से कम उन्होंने 8-10 हज़ार प्लांट लगाए हैं, वो भी एक अच्छा एरिया हुआ है। इसी तरह से ये अपने जो पूंजा नदी है मंडोर के एरिया में, वहाँ पर कुछ किया। कुछ लोगों ने पहाड़ियाँ गोद लिए, काम कर रहे हैं, परंतु मैंने बताया कि उनको प्रॉपर सहयोग नहीं मिलता। प्रॉपर सहयोग मिलता तो आज हो सकता है। तो लोगों को मेरा तो यही कहना है आने वाली युवा पीढ़ी को कि आप जो समय इसके अंदर सोशल मीडिया के ऊपर खर्च कर रहे हो, उसके अंदर थोड़ा समय निकाल कर तो इस पेड़ों को भी दें, तो कि आने वाला समय जो है बड़ा ही क्रूशियल है। उसके अंदर बहुत तकलीफ आएगी कि इतना प्रदूषण जो फैल रहा है उसको रोकने का एकमात्र यही जरिया है कि ये पेड़ जो है एक शिव का रूप है। जिस तरह से समुद्र मंथन से निकले वाले हलाल को महादेव ने पीकर कंठ में रोका, इसी तरह से प्रदूषण रूपी जहर को ये पेड़ ही पीते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और इस अपने पर्यावरण को, धरती को बचाएं। और धरती बचेगी तो हम बचेंगे, अन्यथा हमारी नस्ल भी समाप्त हो जाएगी और हमारी संस्कृति है सब खत्म हो सकती है। धरती बचेगी तो हम बचेंगे, पौधे बचेंगे तो हम बचेंगे। प्रसन्न गोस्वामी जी करीब 80 साल के होने आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनके फेफड़े किसी भी युवा से ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वे सुबह शाम इन ताज़ी पहाड़ की ताज़ी हवा का आनंद लेते हैं, खूब जमकर श्वास लेते हैं, अनुलोम विलोम यहाँ पे आके करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के युवाओं को चाहिए कि वे इस पहाड़ी पर सुबह या शाम को ज़रूर आए
और बजाय मोबाइल पर किसी सोशल मीडिया पर गंवाने के कुछ समय आपके साथ बिताएं, जिससे न केवल उनको शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होंगे बल्कि इन पहाड़ियों को, इस शहर को अपना कुछ योगदान दे पाएंगे। मैं प्रसन्नपुरी गोस्वामी जी आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने समय दिया और भविष्य में आप इसी तरह जोधपुर के लिए काम करते रहेंगे और आपको भगवान शतायु करें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आपका बहुत बड़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोस्वामी जी, आपने ये साबित कर दिया कि हरियाली उम्र की नहीं, इच्छा शक्ति की बात है। जहाँ पत्थर थे वहाँ पेड़ है, जहाँ सन्नाटा था वहाँ पक्षियों की चहचहाहट है। आपकी ये पहल न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि इंसानियत के लिए भी एक मिसाल है। इनसाइट विद रागा की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपने ये दिखाया कि एक व्यक्ति भी पूरी धरती के लिए बदलाव की शुरुआत कर सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने आसपास एक पेड़ लगाते हैं तो याद रखिए, वो सिर्फ पेड़ नहीं, किसी का भविष्य है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक व्यक्तित्व, नई सोच के साथ। तब तक के लिए हरियाली फैलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे आग्रह है कि इस एपिसोड को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने सुझावों से हमें लाभान्वित जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का आभार। नमस्कार, जय हिंद। ये है इनसाइट विद रागा, सोचिए भीतर से।